Jai Hind everyone. So today we are covering lecture number 3 of percentage. आज हम थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे परसेंटेज पे बेस्ड, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और आने वाले सेशंस में विल ट्राई कि हम पीवाईक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो बस उसी के लिए फाउंडेशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी आज हमारे आगे क्वेश्चंस क्या हैं। आज आपका एक छोटा सा होमवर्क भी है, मैं आपको अभी बता देता हूँ स्टार्टिंग में। बेसिकली तो मैं आपको पहले लेक्चर में ही बताने वाला था, पर नो थोड़ा सा रिदम सेट होने के लिए, ताकि आपको जो मैंने काम दिया आप पहले उससे अच्छे से कर लें, इसलिए मैंने नहीं बताया था। अभी तक आपने एक टेबल मेरे कहने पे अपनी स्टडी टेबल पे पेस्ट किया। अभी आपको नेक्स्ट वर्क व्हाट यू विल डू, यू ऑल हैव टू नो, मैंने आपको लाइव सेशन में भी कभी ना कभी जरूर बोला होगा कि 30 तक के स्क्वायर्स, 20 तक के क्यूब्स और 20 तक के टेबल्स वो आपको अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए, है ना, बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो अगर आपके टेबल पे पेस्ट नहीं है, आप भूल जा रहे हो, तो 30 तक के स्क्वायर पेस्ट करो, 20 तक के क्यूब पेस्ट करो, और डेली मॉर्निंग जब भी पढ़ने बैठते हो या फिर जब कभी भी पढ़ने बैठते हो तो एक बार नजर घुमा के उनको देख लो, ठीक है, ताकि वो रिवाइज कर सको उनको। क्योंकि बेसिकली डजेंट मैटर सीडीएस सीजीएल कोई सा भी एग्जाम हो, कैलकुलेशन मैटर्स, ठीक है। सीजीएल में भले ही वहां पे बहुत कम टाइम मिलता है, सीडीएस में आपको 2 घंटे मिलते हैं, पर वहां पे भी आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है और ठीक है लेंदी भी है। तो कैलकुलेशन में आप जितना ज्यादा टाइम बचा लेंगे उसका फायदा आपको ही मिलने वाला है। अब करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट। नाउ आज के लिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज तो क्वेश्चन ही हिला दिया मैंने, है ना। यस, यहाँ लिखा है 15% ऑफ ए प्लस बी। जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे हम कर लेते हैं। देखो अब कुछ नंबर और याद कर लेना। 50% याद कर लो कितना होता है, हम इसको अभी सॉल्व करके लिख देते हैं। अगर 15 को मेरे को मुझे उसमें लिखना हो फ्रैक्शंस में, ये खांसी, बढ़ती हुई सर्दी और खांसी, है ना। 5 3 15 20। तो आज के बाद कभी भी मैं ये वाली कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं सीधे 15% को क्या लिखूंगा, 3/20। और अपना कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लेते हैं। 20 का 15% इज 3, ठीक है, ऐसे भी याद रखना। तो बेसिकली यहाँ बोला 15% ऑफ ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का 3/20 इज इक्वल टू किसके है, 25%। तो मेरे को पहले से पता है 1/4 ऑफ ए माइनस बी। अब कुछ नहीं करना है, बस ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे पहले कट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 5 जा 20, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 3a प्लस 3b, है ना। ये 5 उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 5b, ठीक है। थोड़ी शिफ्टिंग करता हूँ, 3a को उस तरफ लेके जाऊंगा तो इट वुड बी 2a, है ना। और माइनस 5b को एक साइड में लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 8b। थोड़ी और मेहनत करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, a अपॉन b इज इक्वल टू 4/1। ये तो मैंने रेशियो फाइंड आउट कर लिया है ना। उन्होंने बोला क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। अब खुद ब खुद देखो, b यहां पर 1 है, a लगभग लगभग 4 है। रेशियो अगर देखो तो 4:1 का रेशियो है। कौन ज्यादा है, a ज्यादा है ऑब्वियसली दिख रहा है, b कम दिख रहा है। अब वो ये पूछ रहे हैं बेसिकली b का कितना परसेंट एक इक्वल हो पाएगा। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, b का कितना परसेंट, मतलब जो एक है वो एक इक्वल हो पाएगा, ऐसे सॉल्व कर लो। सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, इट विल बी 4 1/100, ये हो जाएगा 400%। अगर थोड़ा ऐसे रफली भी देखो तो एक 4 के बराबर कब हो सकता है, जब उसमें 4 की मल्टीप्लाई हो जाए। बेसिकली कितना परसेंट बढ़ जाए, जो 1 है वो बेसिकली कितना परसेंट उसको बढ़ना पड़ेगा 4 के इक्वल होने के लिए। तो 1 का अगर 100% कर दूंगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 1 हो जाएगा। 1 का और 200% कर दूंगा तो 2 हो जाएगा, 300% कर दूंगा तो 3 हो जाएगा, 400% कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बेसिकली इस 1 को 4 के इक्वल आने के लिए, है ना, कितना परसेंट होना चाहिए, 400% होना चाहिए, ठीक है। तो 1 का 400% इज इक्वल टू 4, ठीक है। 1 का 400% कितना होगा, अभी ऐसे भी देख लो, 1 का 400% कितना होगा, 4 होगा। यही हमें चाहिए, ये उन्होंने पूछा था कि व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू ए के इक्वल होगी, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा काम नहीं था, मुझे लगता भी नहीं कि बहुत बड़ा काम था, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, if 60% of A's income is equal to 75% of B's income, then B's income is equal to X% of A's income, है ना। बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा है, मैं थोड़ा तमीज से चलता हूँ, मैं केवल अभी लाइन टू लाइन चलता हूँ, है ना। मैं केवल अभी इतने पे फोकस करूंगा।
60% ऑफ एज इनकम, मतलब ए की इनकम का 60%। 60% में एक ही बार मैं ऐसे लिख लेता हूं, किसके इक्वल है? 75% ऑफ बी का इनकम, मतलब बी का इनकम का 75%। ये भी याद करो, जब कभी भी 60% बोलेगा तो आज के बाद मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, इट वुड बी 2 3 ज़ा 6 5 ज़ा 10। मतलब हमेशा मैं जो तुम्हारी टेबल है ना उसमें थोड़ी सी वैल्यूज बढ़ाते जाना। 60% को हमेशा लिखूंगा 3/5। सेम जो मेरे पास 75% है इसको भी लिख लो। खुद ब खुद देखो 25% क्या होता है? 1/4 होता है। 50% क्या होता है? 1/2 होता है। तो 75% कितना हो जाएगा? ये इट वुड बी 3/4, है ना। तो ए का 3/5 जो है इट इज इक्वल टू बी का 3/4। क्या 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा? एकदम होगा। क्या ए अपॉन बी का रेशियो 5/4 आ चुका है? आ चुका है। यहां तक की बात तो मेरी क्लियर है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है देन बीज इनकम इज इक्वल टू X% ऑफ एज इनकम। चलो इसे थोड़ा दूसरे फेज में कर लेते हैं। उन्होंने बोला, ठीक है, उन्होंने बोला है बी का जो इनकम है वो एक्स के ए के X% के इक्वल है, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्या यार काम है ये। लो मैं ए को ले आता हूं इस तरफ, इज इक्वल टू X%। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस तरफ परसेंटेज है तो मेरे को इस तरफ 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। v अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ए अपॉन बी की वैल्यू मेरे पास 5/4 है, तो बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो x इज इक्वल टू 4/5, मतलब बी अपॉन ए है, मेरे पास ए अपॉन बी की वैल्यू है तो उसको पलट देंगे, है ना। 5 2 जा 10, कितना आ गया ये? 80। इतना सा क्वेश्चन था, देखने में कॉम्प्लेक्स था पर अगर स्टेप बाय चलेंगे तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना। इट इज जस्ट नथिंग। था कि उन्होंने बोला था पहले स्टेटमेंट में क्या दिया था कि 60% ऑफ एज इनकम, ए की इनकम का 60%, बी की इनकम के 75% के एक बराबर है। 60% को हम 3/5 लिखते हैं, इसको मरते दम तक नहीं भूलना है। और 75% को 3/4 लिखते हैं, ये भी मरते दम तक नहीं भूलना है। ये वैल्यू याद रखना है ना। मैं एक बार यहाँ पे वैल्यूज भी लिख देता हूँ जो भी अभी नई आई हैं, जो एक जैसी दिखती हैं ना। ठीक है, 1 तो मैं बता चुका हूँ, इट इज़ 100%, ठीक है। अगर कहीं पे आता है 1/2 तो 50% था, ठीक है। रिवीजन जैसा देख लो, ज़रूरत पड़ गई इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद 1/4 कितना था? 25% था। 3/4 कितना हो जाएगा? इट वुड बी 75%, ठीक है। तो ये बेसिकली 25 के टेबल वाले सारे के सारे वैल्यूज आ गए, है ना। अगर 25% है तो उसको सीधे लिखा 1/4, अगर 50% तो 1/2, 75% 3/4, है ना। 100% तो ये तो हम गाना गाते आ रहे हैं पहले क्लास से, है ना। इट वुड बी 100%। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इन दोनों वैल्यूज को आपस में इक्वल रखा, मैंने ए और बी का रेशियो निकाल लिया। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने खुद ब खुद बोला था बीज इनकम, बी का जो इनकम है वो ए के X% के इक्वल है, तो मैंने ए के X% के इक्वल रख दिया। एक्स की वैल्यू पूछी हुई थी तो मैंने बी अपॉन ए लिख दिया, इसको परसेंटेज पूछा इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दी। ए अपॉन बी की वैल्यू थी इसलिए मैंने उसको पलट के 4/5 लिख दिया है। उसके बाद कुछ नहीं, बस सिंपल कैलकुलेशन। 5 की 5 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप 100 मिलता है, 4 की 20 से मल्टीप्लाई हुआ, आपके पास आंसर आ गया 80। तो बस बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, 80 इसका आंसर है। ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 0.25 ऑफ बी, ठीक है। इसमें रेशियो पूछा है, चलो एक नया कॉन्सेप्ट भी सीख जाओगे इसी बात पे, है ना। पहले उन्होंने जितना बोला है वो कहानी समझते हैं। उन्होंने बोला 30% ऑफ ए का 30% कितना आ गया? 3/10। उसके बाद बोला है इज इक्वल टू 0.25 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सी मल्टीप्लाई सी। देखते हैं यहाँ पे क्या बचता है। इट इज 3a/10 इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ 0.25 25/100। ये यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये आ गया 100। 10 लाना है तो कितना हो जाएगा ये? 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, नहीं मुझे केवल एक 0 हटाना है यहाँ से। तो व्हाट आई कैन डू, इसको लिख लेते हैं अभी के लिए 2.5/10। या और भी अच्छा तरीका है हमारे पास, मैं 0 पॉइंट टाइप मतलब बेसिकली व्हाट आई वांट कि सबके सब बेस सेम बन जाए ताकि हम ऊपर कंपैरिजन कर सकें। तो देखो 30% ऑफ ए तो ये पहले लिखा है, a मल्टीप्लाई 30/100, कोई इससे छेड़खानी नहीं करनी।
25% ऑफ बी लिखा है ना, देखो 0.25 है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25/100 ऑफ बी, मतलब इट इज नॉट परसेंटेज। यहाँ पे तो लिखा था 30%, तो 30% लिख दिया, या 0.25 लिखा था, मैंने डेसिमल हटाया, अपॉन में 100 कर दिया है। और ये मैं कर क्यों ना, ताकि सबका बेस सेम हो जाए, सो दैट ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है इनको मैं एक रेशियो बना के लिख पाऊँ, क्योंकि मेरे को आंसर रेशियो में निकालना है फाइनली। इधर लिखा है 1/5c, हर जगह अपॉन में 100 आ रहा है, क्या मैं यहाँ पे 100 बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। मैं 5 में किससे मल्टीप्लाई कर दूँ कि 100 बन जाए? 20 से इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में, और 20 से ही न्यूमिनेटर में। अब देखो यहाँ पे भी क्या बन गया, इट इज 100 100 100 आपस में कैंसिल, तो मेरे पास रेशियो कितना आया, 30a इज इक्वल टू 25b इज इक्वल टू 20c, ठीक है। ये और फर्दर कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 5 6 जा 30, 6 से 5 5 जा 25, 5b 5 4 जा 20c। कंफ्यूज नहीं हो रहा, एक बार फिर से बताता हूँ। उन्होंने जो बोला था बस उसको अपने अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा ओपन करके लिखा है। 30% ऑफ ए इसी तरह लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0.25 ऑफ बी, 0.25 ऑफ बी को मैं लिख सकता हूँ 25/100, डेसिमल हटा के लिख दिया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। 1/5 ऑफ सी, क्योंकि यहाँ पे भी बेस 100 है, यहाँ पे भी बेस 100 है, मैं मुझे रेशो बनाना है, सबके बेस अगर सेम हो जाएंगे तो मैं सबके सब सारे के सारे कट कर दूंगा, मेरे पास ऊपर एक रेशो बन जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे भी इस 5 को 100 बना लिया। कैसे? मैंने 20 से डिवाइड कर दिया, 20 से मल्टीप्लाई कर दी, 25 से कितना होता है 100, हेंस ये सारे आपस में कैंसिल। ऊपर मेरे पास क्या बचा, 30 है, यहाँ से बचा 25b, यहाँ से बचा 20c। अब ये सारे के सारे क्या 5 से डिवाइड हो जाएंगे? देखो 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, हमेशा रखना क्योंकि इक्वल का साइन है तो सेम डिजिट से, ऐसा नहीं है मैंने इसको 5 से कर दिया, इसको 50, इसको फिर मैंने 10 से कर दिया, इसको फिर मैंने 6 से कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। जब रेशियो बनाए आपस में इक्वल है तो हम दोनों साइड में सेम चीज ऐड कर सकते हैं, सेम चीज सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं, सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास इतना रेशियो है, पर अभी भी मेरे पास ये रेशियो नहीं आया है, ठीक है। नंबर्स के साथ मेरे को रेशियो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे सीखो एक नई चीज। जब कभी भी आपके पास इस तरह का कुछ आए, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 3a 5b और फॉर एग्जाम्पल ये आ गया 6c, और आपसे पूछा है कि रेशो कैसे निकालना, तो रेशो निकालने का बहुत सिंपल तरीका क्या है, जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं सबका एलसीएम ले लो, 3 5 और 6, देखो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 5 2 जा 6, इट वुड बी 1, और यहाँ पे क्या जाएगा 2, तो बेसिकली 5 3 जा 15, 5 या 15, दूनी 30, एलसीएम मेरे पास कितना आ गया 30। अब मेरे पास 30 सबका एलसीएम आ चुका है, अब मैं क्या करूंगा, 30 एलसीएम को कंसीडर करते हुए सबके सब डिवाइड करूंगा। देखो 3 3 था 30 होता है, ये आ गया 10, ठीक है। 5 6 जा 30 आ गया, तो होता है ये आ गया 6, और 6 5 जा 30 होता है, ये आ गया 5, ये रेशो। जब कभी भी इस तरह का कुछ बन रहा है, आपसे रेशो पूछा है, तो ऐसा रेशो में ये नहीं कर देना है, आपके पास ऑप्शंस में भी होगा है ना, तो फिर आप जाके चक दे पट्टे नब्दी गिल्ली कर दो, है ना। अगर आपका आंसर में कहीं पे भी गिवन है ना, आपका आंसर यहाँ पे आके खत्म नहीं हो, इट इज नॉट द रेशो, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन में रेशोज नहीं आए हैं ये। अगर आपके पास ऐसे लिखा है 3a, खुद ब खुद देखो, एक छोटा एग्जांपल भी देखो। अभी हमारे पास पीछे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमारा कहीं पे आया था 5a इज इक्वल टू 4b, मतलब कुछ भी ऐसा आया था, आई डोंट, मतलब मेरे को अभी याद नहीं आ रहा कि सेम यही था या नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप तो कर दोगे a और b का रेशो आपके अकॉर्डिंग 5/4, तो ये गलत हो जाएगा, जैसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे है क्या, a/b इज इक्वल टू 4/5, नॉट 5/4, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, दो में तो चलो आप बेसिकली बता सकते हो इजीली, पर अगर ऐसा होगा कि आपके पास तीन इक्वल क्वांटिटीज है, अब तो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, कितनी भी क्वांटिटीज हो, आपने क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है सारे नंबर्स का। 3 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 30। 30 से बेसिकली अब डिवाइड करना स्टार्ट, 30 को डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। 3 10 जा 30 होता है, 10 आ गया। 5 6 जा 30 तो होता है 6 आ गया। 6 5 जा 30 होता है, यहाँ पे 5 आ गया। रेशो क्या हो गया, 10:6:5। सेम काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 6 5 और 4 का एलसीएम देखो कितना आएगा, 6 5 और 4। थोड़ा साफ लिख देता हूँ। जब मैं लिखता हूँ गर्ल्स तो ऐसे बोलते होंगे, सर ये आप क्या कर रहे हैं सर, ये नंबर जो हम इतनी सुंदरता के साथ आज तक लिखते हुए आए हैं उनके साथ आप कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। पर बॉयज मेरा दर्द समझ पा रहे होंगे, है ना। मैथ्स भी अगर मैं सुंदर तरीके से करूंगा फिर तो कोई बात नहीं। 2 3 जा 6, इट इज 5, 2 2 जा 4। अब बेसिकली सारे एक बार कैंसिल होने वाले, मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 3 5 15, दूनी 30, दूनी 60।
60 आएगा इसका एलसीएम, इससे कम या ज़्यादा आ सकता है, अगर आ भी सकता है कोई बात नहीं, वो खुद ब खुद कट हो जाएगा। 60 आ गया, 6 था ही 60 होता है, ये आ गया 10, 5 12 से 60 होता है, ये आ गया 12, और 4 1 जा 4, 15, रेशियो इज 10 12 और 15। देखो खुद ब खुद, देखो मैंने क्या किया, मेरे पास जो रेशियो आया था मैंने उसका एलसीएम लिया, एलसीएम जो भी आया था उसे मैं डिवाइड करना स्टार्ट करता गया सारे डिजिट्स के साथ। 6 से 60 को डिवाइड करूंगा तो 10 आएगा, 5 से 60 को डिवाइड करूंगा तो 12 आएगा, और 4 से 60 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली इस नंबर को इन वाले नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करना है, रेशियो खुद ब खुद बन जाएगा। हेंस दिस इज द आंसर। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या था, एक पूरा का पूरा एक्सप्रेशन था, उसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लिया। सॉल्व करने के बाद मेरे पास कुछ डिजिट्स आए, 6 से 5 भी 4 सी, बाद में मैंने 6 5 और 4 का एलसीएम ले लिया, उससे मेरा रेशियो बन गया, खत्म कहानी। ये तुम कहीं पे नोट कर लेना, ठीक है, ये नोट्स में आ जाना चाहिए रेशियो निकालने वाला तरीका। ठीक है, क्योंकि यहाँ यूज हुआ है, चलो भी इसका, वो तो अब सारे क्वेश्चन जितनी भी अर्थमेटिक्स चलती जाएगी कहीं पे भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहां पर लिखा हुआ है आउट ऑफ टू नंबर्स 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ द स्मॉलर नंबर, इफ द सम ऑफ द नंबर इज 150 देन द ग्रेटर नंबर इज। बहुत ही खुफिया क्वेश्चन है। इस खुफिया क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है, और वो चीज बहुत ज़्यादा टफ है, और वो टफ चीज ये है कि हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा हमारा स्मॉल नंबर इज एक्स, या और कुछ नाम कर देता हूँ, इस बार हम नाम लेते हैं आर की, कोई रिस्पेक्ट नहीं है ना वैल्यू, आर और राम श्याम, आर और एस। ठीक है, एस फॉर स्मॉल कर दिया, आर फॉर ग्रेट। ठीक है, अब मेरे पास आउट ऑफ टू नंबर्स 40% ऑफ ग्रेटर नंबर, मतलब आर का 40%, और क्या बोला है, इज इक्वल टू 60% ऑफ स्मॉलर नंबर, 60% ऑफ स्मॉलर। ये तो एक उन्होंने खुद ब खुद बोला है कि 40% ऑफ ग्रेटर वन एंड 60% ऑफ स्मॉलर वन, दोनों के दोनों कैसे हैं, इक्वल। मेरा काम जो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, पहले उसको सिंप्लीफाई करूंगा जितना होता है, ये 10 से 10 गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बेसिकली आर अपॉन एस का मेरे पास रेशियो आ चुका है, इट इज 3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब क्या बोलते हैं, इफ द सम ऑफ द नंबर इज 150, बहुत बेसिक सी बात है, मैंने मान लिया मेरे नंबर अभी यही है, आर और एस। ग्रेटर देखो, ग्रेटर वन इज 3, स्मॉलर वन इज 2। उन्होंने क्या बोला है, अगर इन दोनों का सम, मतलब 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 का सम 150 है। बेसिकली उन्होंने बोला क्या है, दो नंबर मैंने अपने यही नंबर मान लिए हैं अभी, ठीक है, मेरे को इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं पता, बेसिकली इट इज अ रेशियो। ठीक है, तो मैंने बोला 3 और 2 का सम 150 दे रखा है, तो खुद ब खुद बताओ 5 की वैल्यू 150 के इक्वल है, तो इफ 5 यूनिट इज इक्वल टू 150, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट वुड बी 30। ठीक है, अब 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो क्या पूछा है, देन द ग्रेटर नंबर इज, ग्रेटर नंबर मैंने किसको माना है, आर को माना है, आर की वैल्यू कितनी है 3, 3 3 से कितना होता है 9, हेंस माय आर इज, राम बाबू इज 90। मेरा 9 फिर से जी की तरह बन गया है, बन गया क्वेश्चन खत्म, कुछ करना ही नहीं था इसमें। दो नंबर दे रखे हैं आपस में इक्वल, एक रेशो निकाल लिया। ठीक है, रेशो में मैंने, मेरे को आर ग्रेटर नंबर को मैंने 3 मान लिया, स्मॉलर को 2 मान लिया, मान क्या लिया, रेशो में गिवन है तो मैं इनको लेट कर सकता हूँ, है ना। उन्होंने क्या बोला था, इन दोनों नंबर का सम जो है वो 150 है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू किसके, 150 के इक्वल है। 1 यूनिट की वैल्यू किसकी हो जाएगी, 30 की। उन्होंने मेरे से कौन सा पूछा था, बड़ा वाला नंबर पूछा था। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 × 3, आंसर इज 90। यही था इस क्वेश्चन में, कोई दम नहीं था, है ना। वाह, हमारे पास अब ऑप्शंस भी आ चुके हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे हम बड़े हो रहे हैं, यहीं से आपके थोड़े थोड़े तो अच्छा लेवल आने लगेगा, और धीरे धीरे हम PYQ की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। वाह, क्या हिंदी बोली है मैंने अभी। यहाँ लिखा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम, द रेशियो ऑफ द लार्ज नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज। यार ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें तो परसेंटेज का काम ही नहीं है बेसिकली। 50% की वैल्यू, 15% की वैल्यू क्या हमें याद है, 3/23। ठीक है, मतलब डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, मैंने नंबर मान लिया इस बार एक्स वाई की का तो अलग ही महत्व है ना मैथ्स में। मैथ्स में मैंने इनसे ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज एक्स वाई, मतलब एक्स माइनस वाई 15%
ऑफ देयर सम। ये तो लिखा हुआ है देखो, इन्होंने बोला था द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम। इसका मतलब यार तो इसको सॉल्व करना है, मैं 15/100 को 3/20 लिखूंगा डायरेक्ट, क्योंकि मैं पता है 15% है 3/20। अब इसमें करते हैं कैलकुलेशन, ये क्या ये हो जाएगा 20x माइनस 20y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। अब तो बेसिक कैलकुलेशन है ना, 3x इस तरफ आ जाएगा तो इट वुड बी 17x, ये उस तरफ चला जाएगा तो इट वुड बी 23y। x अपॉन बाई का रेशो पूछा है क्या मेरे पास ऑप्शन में कहीं भी 23/17 है? अगर है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कौन बनेगा करोड़पति जीत चुके हैं। तो इट वॉज इज नथिंग, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, लग तो रहा था कि क्या खतरनाक क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। X has twice as much money as that of Y and Y has 50% more money than that of Z. The average money of all of them is rupees 110. Then the money which X has is. Wow, amazing question. ये माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन हो सकता था पर नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत होशियार हैं, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, है ना। आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आपने बस करना क्या है, सबसे पहले x एक नंबर है, y एक नंबर है और z एक नंबर है। हम इनको लेट करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। 2 4 4 4 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने z को पहले मान लिया 4, ठीक है, z को मैंने अपनी तरफ से 4 लेट कर लिया। मैंने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज किया है, धीरे धीरे तुमको समझ में भी आएगा मैंने इसको 3 क्यों नहीं लेट किया या फिर 1 क्यों नहीं लेट किया, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखो तो लास्ट वाली लाइन पे आओ, y हैज 50% मोर मनी देन दैट ऑफ z, ठीक है। y के पास 50% ज्यादा है। अगर मैंने z को 4 माना हुआ है तो z 4 का 50% कितना होगा, खुद देखो। 4 का 50% मतलब आधा, कितना होगा 2। अगर z के पास 4 हैं तो y के पास 50% ज्यादा है, मतलब कितने हैं इसके पास 6। यहां तक कहानी समझ में आई? नहीं आई तो फिर से एक बार बताता हूं। उन्होंने बोला है y हैज 50% मोर मनी देन दैट ऑफ z। अगर z के पास 4 रुपए हैं तो y के पास 50% ज्यादा है, मतलब y के पास ऑब्वियसली ज्यादा पैसा है। और कितना परसेंट ज्यादा है? 50% ज्यादा है। अगर z के पास 4 रुपए हैं तो y के पास कितने हैं? 50%। 4 का 50% पहले कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो मैंने 4 में 2 प्लस कर दिया, 6 रुपीज हो गया। अब आ जाते हैं पहली लाइन पे, बेसिकली उल्टा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है। अब लिखा है x हैज ट्वाइस एज मच मनी एज दैट ऑफ y। x के पास कितना पैसा है? y का दुगना। y के पास अगर 6 है तो x के पास कितना है? 12, ठीक है। अब मैं बताता हूं मैंने इसको 1 या 3 क्यों नहीं लेट किया था, खुद ब खुद सोचो। अगर मैं z को क्या लेट कर लेता 1, ठीक है। y के पास कितना परसेंट ज्यादा है? 50% ज्यादा है, मतलब y 1 का 50% कितना हुआ? 0.5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाती? 1.5, ठीक है, 50% ज्यादा है ना। उसके बाद x की वैल्यू कितनी आती? इसका मैं डबल करता। मेरे पास आ गया डेसिमल। मैं क्यों अपनी मेहनत करूं, क्यों अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट करूं डेसिमल्स को सॉल्व करने में। तो मैंने एक ऐसा नंबर लेट किया जहां पे कोई डेसिमल ना आए, ठीक है। आप इसको 2 बोल के भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसे 2 लेट करते हो तो आपका y कितना हो जाएगा? 50%। 2 का 50% क्या होगा? 1। इसके पास 50% ज्यादा है ना, मतलब अगर z के पास 2 है तो इसके पास कितना है? 2 + 1 मतलब 3। x के पास इसका डबल है मतलब 6। ऐसे भी लेट कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे भी, क्योंकि लेट करने में आपके पास बस तरीका सही होना चाहिए, है ना। वो कोई बाउंडेशन नहीं। अगर आप इसको 1 बोल के भी सॉल्व करोगे ना, आंसर फिर भी आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है, चेंज नहीं होने वाला है। बस कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये आएगा, आपको प्रैक्टिस करने से, है ना, वरना आप खुद ब खुद कॉम्प्लेक्स कर रहे होगे। उसके बाद क्या बोला है, यहां तक तो हमारा स्टेटमेंट हो गया, हमारे पास एक चीज तो निकल के आ गई। इसका बोला है इफ द एवरेज मनी ऑफ ऑल ऑफ देम इज ₹110। अब एवरेज मनी, पहले मैं इसका एवरेज निकाल लेता हूं। एवरेज का फॉर्मूला देख लो, एवरेज होता है सम ऑफ ऑल एंट्रीज और नीचे नंबर ऑफ एंट्रीज, ठीक है। बाकी तो ये पूरा बहुत बड़ा सितारा चैप्टर है। एफकेट में हमेशा 2 क्वेश्चन कॉन्ग्रेचुलेशन होते हैं और सीडीएस में भी अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन कॉन्ग्रेचुलेशन होते हैं ना। अब मैंने यहाँ पे लिखा है ना, एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है, जितनी भी एंट्रीज है सबसे पहले उनका सम करो, उसके बाद जितनी वो एंट्रीज है उसके नंबर से उसको डिवाइड कर दो। अगर मैं 12, 6 और 4 का मेरे को एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकलेगा? इट वुड बी 12 + 6 + 4। ये कितना हो गया? 6 4 10 2 12। और नीचे अपॉन में क्या लिखना है? नंबर ऑफ एंट्रीज। कितनी एंट्रीज हैं? ये 3 है। 12 6 18 4 22 मतलब 22 अपॉन 3, ठीक है। तो मेरे पास एवरेज आ गया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है,
एवरेज मनी ऑफ ऑल ऑफ देम, इनकी एवरेज मनी कितनी आ गई 22/3 इज ₹110। मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, मतलब 22/3 की वैल्यू कितनी है, एवरेज मनी की वैल्यू कितनी है 110। फिर से वही, अगर 22/3 की वैल्यू 110 है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, इधर क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ गया, ये आ गया 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, एक यूनिट की वैल्यू 15 आ गई। मैंने मुझसे पूछा क्या है, देन द मनी विच एक्स हैज, अच्छा एक्स के पास कितनी मनी है 12 मनी है, मेरे पास एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 15 है, अगर एक यूनिट की वैल्यू 15 है तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 मल्टीप्लाई 15। तो एक्स के पास जितना पैसा है दैट इज इट वुड बी 12 5 जा 60, 0 6 गया 12 कम 12 6 18 180, 180, तो इसके पास 180 रुपीज। वाह अमेजिंग। अब तो ऑप्शंस भी, हमारा आंसर भी साथ साथ वेरीफाई हो रहा है ना। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, पहले इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। अब स्टेटमेंट में मैं सीधे नहीं चल सकता, मुझे उल्टा ही चलना पड़ेगा। वो हमको कब आएगा, वो हमको प्रैक्टिस से आएगा कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। मैंने क्या किया यहाँ पे, बेसिकली एक्स की वैल्यू, सबसे पहले जेड की वैल्यू को लेट किया 4। उन्होंने बोला जो वाई है उसके पास जेड से 50% ज्यादा पैसा है, मतलब अगर इसके पास 4 रुपए है तो 4 का 50% 2, इसके पास 50% ज्यादा है मतलब 4 तो है ही, और साथ में 2 और एक्स्ट्रा है मतलब 6। एक्स के पास वाई से दुगना पैसा है, मतलब अगर वाई के पास 6 रुपए है तो इसके पास 12 रुपए है। उन्होंने बोला इसका एवरेज, मतलब इनके पास जितने, सब तीनों के पास जितना ही पैसा है उसका जो एवरेज है वो 110 है। तो मैंने इसका एवरेज निकाला, वो कितना आया 22/3। उसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, उन्होंने दी हुई थी 110 की इक्वल। तो मैंने क्या करा, उससे एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 15। उन्होंने मुझसे मेरे से पूछा था एक्स के पास कितना पैसा है, तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 15 है तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। सेम अगर मैं से वो बाई के पास पैसा पूछ लेते तो मैं 6 की मल्टीप्लाई 15 से कर देता। जेड की वैल्यू मनी का वो पूछ लेते मेरे मेरे से कि उसके पास कितना पैसा है, तो मैं 15 की मल्टीप्लाई 4 से कर देता। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा हल्का ही था। नेक्स्ट, एन इंटरवल ऑफ 3 आवर 40 मिनट्स इज रॉन्गली एस्टिमेटेड एज 3 आवर 45.5 मिनट्स। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कोई। द एरर परसेंटेज इज, वाओ, क्या आप सभी को, मतलब दोज हु फ्रॉम पीसीएम बैकग्राउंड है ना तो जो पीसीएम बैकग्राउंड से थे उनके पास एक चैप्टर था, उसका नाम था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, या तो वो 11th में था या तो 12th में था, एरर इन मेजरमेंट। अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छे से पढ़ाई की होगी ना 11th 12th में, तो इस वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना। फिजिक्स में सारे चैप्टर्स में न्यूमेरिकल है। तो दोज वर दी डेज जब आपने इस वाले चैप्टर पे बेस्ड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो बेसिकली वही क्वेश्चन है ना। आज हम इसको लाइव क्लास में सॉल्व करके दिखाते हैं। आज फिजिक्स का क्वेश्चन भी हम मैथ्स की क्लास में सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है एन इंटरवल ऑफ 3 आवर 40 मिनट्स। सबसे पहले तो मैं इसको मिनट्स में ही चेंज कर लेता हूँ, 3 आवर 40 मिनट्स, ठीक है। तो क्या मैं 3 आवर 40 मिनट्स, 3 आवर मतलब 3 6 18 180 मिनट प्लस 40 मिनट, कितने हो गए ये हो गया 220 मिनट्स। उसके बाद क्या लिखा है, रॉन्गली कितना एस्टिमेट हो गया 3 आवर 45.5 मिनट्स। ऐड करूंगा तो यह आ जाएगा 225.5 मिनट्स। तो बेसिकली अगर मैं देखूं कितना मैंने एक्स्ट्रा मेजर कर लिया है, 20 में से अगर 225.5 माइनस करूंगा, या फिर दोनों में से जब इन दोनों को मैं एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मैंने कितना गलत मेजरमेंट किया है, इट इज 5.5 मिनट्स का, ठीक है। इन्होंने मेरे से यही पूछा है, मतलब क्या था, टाइम मेरे को नापना इतना था, गलती से मैंने 5.5 मिनट ज्यादा नाप दिया है। तो मैंने जितना ज्यादा नाप दिया है वो कितना परसेंटेज है एक्चुअल वाले का, एक्चुअल वाला कितना है ये देखो, ये तो पूछा है था एरर इन परसेंटेज, मेरा कितना एरर किया है मैंने। तो मैंने कितना एरर किया है 5.5 का एरर किया है। किस में, किससे नापूंगा मैं, वो एक्चुअल टाइम से। तो बेसिकली ये जो 5.5 है वो 20 का कितने परसेंट है, उसमें पता लग जाएगा मैंने कितनी बड़ी गलती की है। परसेंटेज निकालने के लिए वही बचपन से सीखा हुआ काम, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल जाएगा 100 आएगा। वाह, अरे वाह, 11 2 22, 11 ऐसी कैलकुलेशन मिल जाए तो फिर धन्य गदगद होता है मन, है ना। 5.2 को मैं और प्यार से क्या लिख सकता हूँ, 2 कंप्लीट 1/2 परसेंटेज लगाना है, नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 100 से मल्टीप्लाई होते ही परसेंटेज में चेंज, ठीक है, तो परसेंटेज का साइन तो लगाना ही, ठीक है। क्वेश्चन भी हो गया, इसमें दमी नहीं थी बेसिकली। उन्होंने बोला था इतने मिनट्स मुझे मेजर करने थे,
पर मैंने गलती से इतने मिनट मेजर कर दिए, मैंने कितने परसेंट का एरर किया। तो हम एरर कहाँ पे नापते हैं, हमेशा एक्चुअल वैल्यू पे नापेंगे। 5.5 का एरर किया था, वो 5.5 220 का कितने परसेंट है वो मैंने निकाल लिया, कितना परसेंट है वो 2 कंप्लीट 1/2%, या तुम उसे प्यार से 5.2% भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ लिखा है इन द एक्सप्रेशन x by स्क्वायर then the values of both variables x and y are decreased by 20%, why this the value of the expression is decreased by। चलो ये भी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दो। मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया XY स्क्वायर। देखो सीधी सी बात है, जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ तो इसमें कुछ नया नहीं करा रहा हूँ, है ना। तुम 100 तरह के टीचर्स के पास जा सकते हो, हर टीचर तुमको ये बताएगा 2 × 2 4 होता है ना। बेसिकली कंटेंट की कमी है नहीं, ठीक है। कंटेंट तो आप जहाँ चल जाओ ना, आप किसी लद्दर से लद्दर बुक स्टोर पे भी जाओगे ना, वहाँ पे मैथ्स की कम से कम आपको 4 किताबें मिलेंगी 4 ऑप्शंस में। कंटेंट सब में सेम है, कहीं पे थोड़ा गूगल का यूज़ ज़्यादा कर लिया है, कहीं पे लोगों ने, मैंने एक 2 × 2 करा है, वहाँ पे लोगों ने 2 डंडे खींच रखे हैं, मतलब क्रिएटिविटी बढ़ा के बस कंटेंट चेंज किया है। आपके काम की क्या चीज़ है वो आपको खुद चूज़ करनी है, दैट्स ऑल अप टू यू। मैं पढ़ा दूँ, कोई और पढ़ा दे, या कितने भी लोग पढ़ाते चले जाएं, ठीक है, एट दी एंड आपने पढ़ के समझ के अपने लिए उसका फायदा नहीं लेना तो सारी की सारी मेहनत बेकार है, ठीक है ना। एक बहुत अच्छी बात है, आज नो चलते चलते मैं सत्संग में भी सुनाता चल जाता हूँ, है ना, कोट फ्रॉम आयुष सर, कि ये जो आप जितनी भी तैयारी कर रहे हैं ना, जितना भी समय चलता जा रहा है, आपके पास 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे पूरे टाइम में ना, हमेशा ही 2 ही ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन क्या होगा, या तो एक को क्रिटिसाइज करके, दूसरे को क्रिटिसाइज करके, अपने आप को क्रिटिसाइज करके कि दिस वन इज बेटर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बेसिकली एक्सक्यूज मार के छोड़ दो। या तो क्या करो, जहां से जो भी मिल रहा है उसको अच्छे से पढ़ो, फिनिश करो और एग्जाम क्लियर करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो जो यही सोचने में लग जाते हैं ना, यार यहाँ से ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही, यहाँ से ये चीज़ क्लियर नहीं, यहाँ नहीं यहाँ चला जाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, यहाँ नहीं यहाँ चला जाता हूँ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो आप वहीं पर लटके रह जाएंगे। और एकदम 100% गारंटी देता हूँ, 3 से 4 साल ऐसी कहाँ निकल जाएंगे ना, ऐसी चीज़ में कश्मकश में पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इट इज़ ना पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम खुद ब खुद सोचो, 100 क्वेश्चन है CDS वालों के पास, तुम CGL भी दे रहे हो, 25 क्वेश्चन है तुम्हारे पास, अगर एफकेट दे रहे हो तो 18 से 20 क्वेश्चन एफकेट में भी आते हैं मैथमेटिक्स के। मैं कह रहा हूँ कोई एक टॉपिक किसी ने गड़बड़ पढ़ा दिया, वहां से 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे फीके ही पड़ गए, तुम कौन बोल रहे हो तुम्हें CDS में 100 के 100 क्वेश्चन करके आने हैं? कौन सा अवार्ड मिलेगा तुम्हें, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, इफ यू विल अटेम्प्ट ऑल 100 क्वेश्चन नो विद एक्यूरेसी। तुम 80 क्वेश्चन कराए ना, तुम महारथ ही बन जाओगे आप CDS के एग्जाम में, ठीक है। CGL में भी यार 25 क्वेश्चन, जिस लेवल के अभी तुम क्वेश्चंस करने वाले हो, बेसिकली CGL में तो यार इतना लेवल पहुंचता भी नहीं है, वहां पे तो 25 के 25 100% करोगे, ठीक है। सेम एफकैट का, एफकैट में भी कभी एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया तो हो गया। मैं कह रहा हूँ 18 के 18 कौन बोल रहा है तुमको 18 क्वेश्चन करने हैं, 300 मार्क्स का पेपर है भाई, 200 मार्क्स ले आए तो विद रिस्पेक्ट आप अंदर जाएंगे, ठीक है ना। तो क्रिटिसाइज करके ना किसी पे भी चीजों पे शिफ्ट होके, बुक शिफ्ट करके ना अपना समय खराब नहीं करना। एक बुक चूज करो, एक टीचर चूज करो, अपनी बुक पे, अपनी मेहनत पे और अपने टीचर पे 100% भरोसा रखो, और उसके बाद फिर तुम्हारी गलती नहीं है ना, और फिर यार कोई ऑप्शन ही नहीं बचता ना। तुम अगर एक बार तमीज से मेहनत कर लोगे तो आई डोंट थिंक कि कहीं पे कोई भी बैरियर रह जाएगा कि तुम अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओ। और एग्जाम क्लियर करना, फिर बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा काम नहीं है। अभी तुम्हारे पास 30 चैप्टर है भी, है ना, तो मैं बताता हूँ, गिन के 8 से 10 क्वेश्चन है, वो 8 से 10 चैप्टर है, अगर वो 10 चैप्टर भी अच्छे से कर लोगे तब भी एग्जाम क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो उसको टेंशन मत करो, बस कंसिस्टेंट रह के ना, थोड़ा सा धैर्य रख के, थोड़ा सा ऑनेस्ट होकर और थोड़ा सा भरोसा करके बस मेहनत करते रहो, दैट्स इट, ठीक है। चलो अभी इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सत्संग बहुत अच्छा था। इसमें लिखा था एक्सप्रेशन इज एक्स वाई स्क्वायर देन द वैल्यूज ऑफ बोथ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर डिक्रीज बाय 20%, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ लेट कर लेता हूँ, मैं इनकी वैल्यूज लेट कर लेता हूँ। इनिशियली एक्स वॉज 10, वाई भी 10 था, ठीक है। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने बोला कि अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू 20% कम कर देता हूं तो एक्सप्रेशन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा वो बताना है हमें। मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू को 10 लेट कर लिया, वाई की वैल्यू भी 10 लेट कर लिया। अगर एक्स और वाई की वैल्यू 10 है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर, ये 1000 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स और वाई की वैल्यू 10 और 10 है तो एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। उन्होंने बोला है कि वैल्यू 20% डिक्रीज हो जाती है, मतलब पहले वैल्यू 10 थी, अब 20% कम हो गई, तो 10 का 20% कितना होगा, 2 होगा। मतलब
10 में से 2 कम हो गया, अब कितना बचा 8। सेम यहाँ पे भी 20% डिक्रीज हो गई, कितना बचा 8। अब देखो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, फिर से बोल रहा हूं, एक्सप्रेशन था ठीक है, उसकी कोई वैल्यू थी, मैंने उसको 10 लेट कर लिया, उस टाइम पे उस एक्सप्रेशन की वैल्यू आई 1000। अब उन्होंने बोला है कि अगर x और y की वैल्यू, देखो लिखा है ना, देन द वैल्यूज ऑफ द बोथ द वेरिएबल्स x एंड y आर डिक्रीज बाय 20%, मतलब x और y दोनों की वैल्यूज क्या हो गई, 20% कम हो गई, मतलब दो दो कम हो गया, कितना कितना बचा, 8 8 बचा। अब देखो एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहली बात तो x की वैल्यू 8, y स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर, 8 8 64, बेसिकली 8 का क्यूब बन गया ना, 8 का क्यूब होता है 512, 512। ठीक है, खुद ब खुद देखो कितना डिक्रीज हो गया ये। बेसिकली यहां पे कर लेते हैं इसको सॉल्व। पहले एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही थी 1000 एक्स बाई स्क्वायर की वैल्यू, जब एक्स और वाई की वैल्यू में 10% का डिके हुआ ना, 10% वो घट गए, तब एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू 10%, सॉरी 10 नहीं 20% डिक्रीज के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई 512। तो उन्होंने क्या पूछा है, बाय दिस द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज डिक्रीज बाय। अब एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी कम हो गई, देखो पहली बात तो कितनी कम हो गई पहले वो देख लेते हैं। जब आप 1000 में से 512 को माइनस करोगे तो इट वुड बी 488। ठीक है 488 आ गया। अब हमें बस इतना बताना है कि कितने परसेंटेज है एक्चुअल वैल्यू का। इनिशियली इट वाज 1000, वैल्यूज 20% कम हो गई तो इतना आया, कितना परसेंट कम हो गया, वही एक पुराना सस्ता वाला क्वेश्चन। तो 488 जो परसेंटेज है वो 488 जो है वो 1000 का कितना परसेंट है, बस ये निकालना है। ये तो बहुत सिंपल हो गया, वाह। देखो अब ये लेट करने का था, अगर इन्हीं वैल्यूज को मैं 2 लेट कर लेता, हो सकता था मेरे को कैलकुलेशन में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, इसलिए मैंने इनको 10 लेट किया। फिर से बोल रहा हूँ, एक एक्सप्रेशन था एक्स वाई स्क्वायर, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी थी, ठीक है, मैंने उसको 10 लेट कर लिया। जब एक्स और वाई की वैल्यू मैंने 10 लेट की, तो मेरे एक्स वाई स्क्वायर जो एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर मतलब 1000। फिर उन्होंने क्या बोला, अगर मैं उन दोनों की वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू को 20% कम कर दूं, मतलब 10 का 20% कितना होगा, 2 होगा, मतलब वैल्यू कम होकर कितनी हो गई, 8 8 रह गई, तब एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आई 512। तो वो बस इतना पूछना चाह रहे हैं कि जो पहले वैल्यू थी और बाद में जो घट गई वो कितने परसेंट का डिके हुआ, मतलब कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो 1000 से 512 रह गई, मतलब 488 कम हो गई, और ये 488 1000 का कितना परसेंट है, यही वो पूछ रहे थे। इट इज 48.8%। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चंस। अब ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आज कराए हैं ये बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के, मैं खुद तो नहीं बोलूंगा, पर कोशिश करो कि ये वाले क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करो। ये प्रैक्टिस शीट में भी मैं यही वाले क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इन्हीं क्वेश्चंस को गो थ्रू करके ना 2 से 3 बार समझो। बेसिकली डिजिट चेंज करके भी मैं क्वेश्चन दे सकता हूं, पर मैं ये इसलिए नहीं दे रहा हूं सो दैट आप पिक्चर इमेज की मदद से ना ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ कि हाँ इस सर ने कराया था, हाँ 5 और 2 की मल्टीप्लाई हुई थी तो ये आया था। ठीक है ना, तो आप अच्छे से क्लिक कर सकते हो। और एकदम चिंता नहीं करो, तुम्हारा चौथा पांचवा छठा लेक्चर आने दो, उसके बाद क्वेश्चंस की जो मैं लाइन लगाऊंगा तुम खुद से मेरी तारीफ करोगे, है ना। और जो भी तारीफ करोगे उसके लिए तो मैं राजीव सर का स्टूडेंट हूं, तो मैं हमेशा बोलूंगा सेम टू यू, आप जो भी उनमें सोचते हैं, पर आपको वैसा कहने का मौका नहीं मिलेगा, डोंट वरी। क्वेश्चंस का लेवल मैं इसलिए बढ़ाऊंगा सो दैट एग्जाम टाइम में आप परेशान नहीं हो। ठीक है, अभी तक तो ये बेसिक बेसिक वार्म अप क्लासेस भी बोल सकते हैं, लेक्चर 1 2 3, पर मेहनत करते रहो। आई एम अगेन टेलिंग यू, जो अभी सत्संग मैंने बोला था ना कि लिमिटेड रिसोर्स रख लो। ठीक है, 6 किताब मत रखो अपने साथ में, लाइब्रेरी नहीं बनानी है, अपने लैब सेशंस में भी बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, मैथ्स की 20 किताब रखोगे और सारी किताब में से एक एक पन्ना पढ़ पाए तो कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम क्लियर करना तो छोड़ो, तुम 100 क्वेश्चन अगर आते होंगे तो 100 में से 3 क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। ठीक है, एक किताब रखो, उसको एक किताब को ही तुम 10 बार पढ़ लो ना यार। और अगर एक किताब 10 बार तमीज से पढ़ लोगे ना, किसी भी एग्जाम की मैथ्स की किताब उठा के, यार तुम गाना गा रहे होगे एग्जाम हॉल में, बोलोगे सर ये मेरे को जो है ना रफ शीट ये भी नहीं चाहिए, मेरे को ऐसी हवा में क्वेश्चन कर दूंगा। ठीक है ना, तो बस प्रैक्टिस करनी है। मैथमेटिक्स इट जस्ट ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तुम जितनी मेहनत कर लोगे, जितना क्वेश्चन से लड़ लोगे, मैथ्स उतनी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। टिल देन, जय हिंद, थैंक यू सो मच।